हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है लाइफ अंडर दिल्ली सल्तनत। तो कैसी जिंदगी थी लोगों की दिल्ली सल्तनत के अंदर, वही डिस्कस करेंगे। बच्चों, जब दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी वो जमाना ही अलग था। उस समय शहरों की गलियों में हॉर्स के हूफ्स की आवाज आती थी। राजा दरबार में बैठा होता था और उसके आसपास उसके नवाब, उसके राजा और उसके जमींदार बैठे होते थे। लोग पजामा कुर्ता, काफ्तान और सलवार कमीज पहनते थे। तो आज जो हम पहन रहे हैं ये फैशन उस समय से चला आ रहा है जब बिरयानी नई नई आई थी। हाँ, उस समय बिरयानी, नान नए नए आए थे। हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलके किचन में नई नई चीजें बनाते थे, एकदम जायकेदार। और इस समय पर मसाले, तंदूर और ब्रेड भी नए नए ही आए थे। ये वो समय था जब लोग दुआ और श्लोक दोनों पढ़ते थे। एक तरफ उलमाज और मौलवीज सुल्तान को सलाह देते थे और दूसरी तरफ होते थे ब्राह्मण्स। ये वो समय था जब सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे। ये वो समय था जब हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ ज्ञान और धर्म दोनों को बांटा करते थे और एक दूसरे का सम्मान किया करते थे। जब तबला और सितार बने, एक शायर थे जिनका नाम था आमिर खुसराओ। उन्होंने वीणा और तानपुरा से सितार बनाया, ड्रम से तबला बनाया, और हिंदुस्तानी म्यूजिक का जन्म भी इसी समय पर हुआ। क्या राग हुआ करते थे। फिर आया कथक डांस, जिसका जन्म फिर से इस समय पर हुआ। ये हिंदू स्टोरीज, हिंदू कहानियों और पर्शियन कॉस्ट्यूम का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब किताबें तस्वीरों से सजती थी, ये वो समय था जब लोगों ने मिनिएचर पेंटिंग्स बनाना शुरू की, यानी कि छोटी छोटी सुंदर सुंदर तस्वीरें। लोधी सुल्तान ने इन छोटी छोटी तस्वीरों को बुक्स में यूज करना शुरू किया। ये वो समय था जब संस्कृत से पर्शियन में बुक्स को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी थी। जब लोहार, सोनार और कपड़े वाले शहर का बाजार चलाते थे, ये वो समय था जब बाजार में कारीगर, व्यापारी, स्लेव्स, नौकर, सबका काम फिक्स होता था। ये काम जनरेशन टू जनरेशन चलता था, तो पिता का काम उसका बच्चा संभालता था। मर्चेंट भी ऐसे ही पैसा कमाते थे, स्पेशली फॉरेन ट्रेड से पैसा कमाया जाता था। जब किसान की जिंदगी बहुत मुश्किल थी, ये वो समय था जब किसान सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता, टैक्स देता, लेकिन कभी कभी खुद को ही भूखा रहना पड़ता था। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आए तो उन्होंने फार्मर्स के दिनों को थोड़ा बेहतर बनाया। जब कुछ बदलने लगा तो लोग इस्लाम में कन्वर्ट होना शुरू हुए, क्योंकि वहां पर कास्ट सिस्टम नहीं था और वहां पर इंटरकास्ट मैरिजेस भी अलाउड थी। जब यूनानी दवाइयाँ आई और नए नए कपड़े आए, तो यूनानी दवाइयाँ, यूनानी मेडिसिन सिस्टम आया जिसे हम आज भी यूज करते हैं, और कपड़े उसी फैशन के हम आज भी पहनते हैं। कुछ चीजें आज भी वैसी ही हैं, जैसे कि बिरयानी आज भी सबकी फेवरेट बनी हुई है, सितार और तबला आज भी कॉन्सर्ट्स में बजता है, कथक आज भी स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है, और सलवार कमीज हर वार्डरोब की शान बना हुआ है। दिल्ली के मॉन्यूमेंट जैसे कि कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा हमारे इतिहास के बारे में हमें बताते हैं। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो हमें पता है कि दिल्ली सल्तनत की कहानी शुरू हुई थी 1206 सीई में, और ये खत्म हुई 1526 में विद लोधी डायनेस्टी, जिसके लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी, जिन्हें बाबर ने हरा दिया था। सो ऑलमोस्ट टर्क अफगान्स का जो रूल था हमारी कंट्री पर, वो 300 सालों तक चला। एंड दिस मार्क द न्यू फेज ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल हिस्ट्री में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सोशल लाइफ में और कल्चरल एक्सचेंज में। तो ये आए थे टर्क्स, अफगान्स थे ये, और ये इंडिया में आए तो दो अलग अलग कल्चर मिले, तो एक नया कल्चर, एक नई वेराइटी उभर कर देखी गई। इसमें what was the impact of the Islamic rule? So Islamic rule brought strong and lasting changes. There was interaction between Turco-Afghan rulers and Indian traditions, and this fusion led to
this fusion of two cultures led to a new culture that got evolved. Emergence of Indo-Islamic culture, तो over 3 centuries इन्होंने रूल किया and the culture blending हुई इस समय पर. Result, new pattern of composite Indo-Islamic culture was seen. The influence seen in architecture, language, art and music and clothing and lifestyle. तो इनमें काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस देखा गया. अब बात करते हैं कैसी सोसाइटी हुआ करती थी उस दिल्ली सल्तनत के टाइम. सोसाइटी को 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था. फर्स्ट, एरिस्टोक्रेसी, जो रूलिंग क्लास हुआ करती थी, मतलब रूलर्स या फिर वीआईपीज हुआ करते थे, जिसमें नोबल्स आते थे और बड़े बड़े टॉप ऑफिशियल्स आते थे. प्रीस्ट्स जैसे उलमास और हिंदूज में ब्राह्मण्स हुआ करते थे. टाउन ड्वेलर्स जो टाउन्स में रहते थे, जैसे कि आर्टिशंस, वीवर्स, पीजेंट्स. So last was the peasants and this reflect the political and cultural diversity of that time. अब यहाँ पर एक एक क्लास को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है एरिस्टोक्रेसी, जिसे रूलिंग क्लास कहा जाता है. इट इंक्लूडेड सुल्तान, नोबल्स, हिंदू राजास, प्रिंसेस एंड लैंडलॉर्ड्स. और ये मेजर पावरफुल ग्रुप हुआ करता था. इनके पास पैसा भी था और इनके पास पावर भी थी और इनकी लाइफ बिल्कुल एकदम शाही, जैसे आज कोई मिलियनियर बिलियनियर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की लाइफ देख लो, बिल्कुल वैसे ही लैविश लाइफ ये लोग जीते थे. अब बात करते हैं सेकंड क्लास की, विच वॉज द प्रीस्ट. तो इसमें उलमाज, मौलवीज, काजीज और हिंदू में ब्राह्मण्स आया करते थे. तो काजीज मुस्लिम्स हुआ करते थे, ब्राह्मण्स हिंदू हुआ करते थे और ये टर्क अफगान जो प्रीस्ट थे वो हुआ करते थे. तो ये सब मौलवी उलमास जो थे वो स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था. और साथ ही साथ बाकी 3 भी एडमिनिस्ट्रेशन में एक प्रॉपर एक इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पर हुआ करते थे. राजा भी इनको खुश रखता था क्योंकि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है और दूसरा ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं, तो एक कॉम्बो था उनके पास. सो उलमा एडवाइज्ड द सुल्तान्स एंड सम रूलर्स लिमिट देयर इन्फ्लुएंस. तो जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा था कि पहले उलमास काफी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रूल था उनका, मतलब कि उलमास जो बोलते थे वो बात मानी जाती थी. लेकिन फिर कुछ रूलर्स आए जिन्होंने ये बोला कि उलमास का काम है रिलीजन को देखना, वो अपने काम तक सीमित रहें. इससे उलमास भी नाराज हो गए और जब उन्होंने एक नया रूलर चूज किया तो उस नए रूलर को उन्होंने बहुत ज्यादा, उस नए रूलर ने उलमास को अगेन एडमिनिस्ट्रेशन में बोलने की पावर दी. तो ये तो हमने पूरा चैप्टर्स में देखा है. ब्राह्मण्स वर ऑनर्ड इन द हिंदू सोसाइटी. नाउ द टाउन ड्वेलर्स, तो इसमें ऑफिशियल्स, आर्टिशंस, क्राफ्ट पीपल, मर्चेंट, स्लेव्स, सर्वेंट्स सब लोग आते थे. ऑक्यूपेशन हेरिडिटी हुआ करती थी और मर्चेंट्स प्रॉस्पर्ड एंड द क्राफ्ट पीपल वर सिग्निफिकेंट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ द पीजेंट्स, सो पीजेंट्स लिव्ड अ हार्ड लाइफ. लाइक तो मतलब ऐसा हुआ करता था कि बहुत ही हार्ड वर्किंग हुआ करते थे और लाइफ भी हार्ड हुआ करती थी. यहाँ पर पॉवर्टी भी थी, ये टैक्स भी देते थे. गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो थे यही टैक्सेस. तो इन टैक्सेस से ही सुल्तान की ट्रेजरी भरती थी. इम्प्रूव्ड स्लाइटली अंडर फिरोज शाह तुगलक. तो पहले वो मोहम्मद बिन तुगलक थे, तो उनके समय पर क्या था कि बहुत ही हार्श कंडीशंस थी फॉर पीजेंट्स, फॉर फार्मर्स. लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आए तो उन्होंने इन्हीं सब चीज़ों को ना थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया, मतलब जो टैक्सेस थे उनको इतना हार्ड रूल नहीं रखा. अब आगे बात करते हैं सोशल प्रैक्टिसेस की. तो अब जैसे हम देखते हैं कि हिंदूज में एक रिजिड कास्ट सिस्टम था जो चला आ रहा था, कोई इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउड नहीं थी. तो बहुत सारे लोअर कास्ट हिंदूज ने इस्लाम में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. और दूसरा मेन रीजन था जिजिया टैक्स. तो जिजिया टैक्स बेसिकली नॉन मुस्लिम्स पर लगता था. वो लोग जिन्हें टैक्स देना पड़ता था फॉर देयर प्रोटेक्शन, कि अगर आप चाहते हो कि आपको प्रोटेक्शन मिले उस राज्य में तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा. उस टैक्स से बचने के लिए भी जो लोअर कास्ट हिंदूज थे वो इस्लाम में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने. देन द प्रैक्टिसेस सती, चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, ये सब ऑब्जर्व की जाती थी उस टाइम पर. और मुस्लिम विमेन स्पेशली पर्दा सिस्टम को तो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी. अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर अंडर दिल्ली सुल्तान. तो क्या क्या आर्किटेक्चर बने थे दिल्ली सल्तनत के अंदर.
पर्शियंस जब आए थे तो वो एक अपना स्टाइल लेकर आए थे इंडिया में, लेकिन जब वो इंडिया में आए तो उनको इंडियन स्टाइल भी बहुत पसंद आया और फिर क्या हुआ, फिर एक इंडो पर्शियन स्टाइल का तड़का लगा जिसे इंडो पर्शियन स्टाइल बोला जाता है। सो टर्क्स ने अरबिक और पर्शियन स्टाइल्स को इंट्रोड्यूस किया और हिंदूज का जो क्लासिकल स्टाइल था वो भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो बोथ ब्लेंडेड हारमोनियसली और नए इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स इमर्ज होकर आए। तो ये देखा जाता है कि जो फीचर्स हैं मतलब इस समय के जो आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं वो कैसे हैं। तो यहाँ पर ब्रिक्स का, आर्क्स का, डोम्स का, बीम्स और बालकनीज का एक्सटेंसिव यूज किया गया इन आर्किटेक्चर्स में। दूसरा, टर्किश मॉन्यूमेंट्स काफी सिंपल और प्लेन देखे गए थे, वहीं पर यहाँ पर इंडिया में आके फ्लोरल और ज्योमेट्रिक डिजाइन्स उनमें यूज किए गए। देन रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया जिसने हमारे मॉन्यूमेंट्स को एक कलर दिया। Now the architecture under Delhi सल्तनत में रिलीजियस इन्फ्लुएंस, तो कुरान के वर्सेस को भी इन वॉल्स की, बिल्डिंग्स की वॉल्स पर इनग्रेव किया गया एंड दिस रिफ्लेक्टेड इस्लामिक कल्चर एंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस। इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं जो आपको याद आएंगे जैसे जैसे हम नाम पढ़ेंगे, जैसे कि कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स, अलाई दरवाज़ा, हुमायूं टूम्ब ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह कोटला, तुगलकाबाद फोर्ट एंड टूम्ब ऑफ लोधी सुल्तान। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इस्लामिक हिंदू स्टाइल फ्यूजन देखा गया। अब बढ़ते हैं, कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पर लगाई हैं। सो दिस इज कुतुब मीनार और ये है अलाई दरवाज़ा। तो ये इस पिक्चर में आप देख रहे हो और यहाँ पर आप देख रहे हो टूम्ब ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। अब हम बात करेंगे उस समय के म्यूजिक और डांस के बारे में। तो यहाँ पर हिंदुस्तानी म्यूजिक देखा गया था, तो नॉर्थ इंडियन और जो हिंदुस्तानी म्यूजिक था वो इस समय पर इमर्ज होकर आया एंड द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन वॉज द पर्शियन अरबिक स्टाइल्स विद Indian classical music. This is a best example of the symbol of cultural blending during the Sultanat's rule. अब एक बहुत ही फेमस सूफी हुआ करते थे, एक शायर हुआ करते थे उस समय के, जिनका नाम था आमिर खुसराओ। तो यहाँ पर नए नए इंस्ट्रूमेंट्स भी उभर कर आए जैसे कि तबला, सितार, सारंगी, और जिन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की फाउंडेशन को ले किया। तो यहाँ पर ये जो आमिर खुसराओ थे इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल था। ये एक पर्शियन पोएट और म्यूजिशियन थे और सितार और तबला बनाने का क्रेडिट इन्हीं को दिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया, ही इन्वेंटेड सितार जिसमें साउथ इंडिया की वीणा ली और पर्शिया का तानपुरा लिया और इन दोनों को ब्लेंड करके एक नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना दिया। वहीं पर साउथ इंडिया के ड्रम को इन्होंने इम्प्रोवाइज कर तबला बना दिया। सो हिज कॉन्ट्रीब्यूशन शेप्ड इंडो इस्लामिक म्यूजिक। तो इन्हें हम म्यूजिशियन साइंटिस्ट भी बुला सकते हैं। अब बात करते हैं कवाली, जो एक डिवोशनल म्यूजिक था। तो पर्शियन स्टाइल एक कोरस सिंगिंग होती है कवाली, और ये काफ़ी पॉपुलर थी, जो सूफी सेंट्स गाया करते थे। और कोई भी रिलीजियस मीटिंग होती थी तो यहाँ पर ये डिवोशनल सॉन्ग्स गाए जाते थे। सो दिस प्रमोटेड स्पिरिचुअलिटी एंड हार्मनी। अब बात करते हैं कथक डांस फॉर्म की। तो कथक डेवलप्ड ड्यूरिंग द सल्तनत रूल। तो कथक भी इसी टाइम पर डेवलप हुआ था। हिंदू थीम हुआ करते थे, मतलब हिंदूज की स्टोरीज और एक्सप्रेशंस हुआ करते थे, और जो कॉस्ट्यूम था वो पर्शियन था और प्रेजेंटेशन स्टाइल भी पर्शियन हुआ करता था। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ इंडो इस्लामिक फ्यूजन इन डांस। तो अब हम बात करेंगे उस समय की पेंटिंग्स के बारे में। जो अर्ली टर्किश रूलर्स थे उनको पेंटिंग्स का कुछ खास शौक नहीं था, तो दे शोड वेरी लेस इंटरेस्ट एंड आर्ट वाज नॉट प्रायोरिटाइज्ड इनिशियली। लेकिन जैसे जैसे अब ये राजपूत स्टाइल की मिनिएचर पेंटिंग्स बाहर आने लगी तो ये सुल्तान के रूल में भी कंटिन्यू हुई एंड लेटर इन्फ्लुएंस द पर्शियन मिनिएचर स्टाइल पेंटिंग्स एंड पेट्रोनेज ऑफ द लेटर सुल्तान। तो लोधी सुल्तान ने इन मिनिएचर पेंटिंग्स को पेट्रोनाइज किया। इन्होंने इन छोटी छोटी पेंटिंग से बुक्स को डेकोरेट करना शुरू किया और इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी इलस्ट्रेट करना शुरू किया। सो द फ्यूजन ऑफ इंडियन थीम्स एंड पर्शियन टेक्निक्स वाज सीन हियर। अब बात करते हैं और कल्चर्स के बारे में। तो जैसे देयर वर चेंजेस इन द क्लोथिंग एंड द लाइफस्टाइल।
हिंदू मुस्लिम्स दोनों ने कुर्ता पजामा, कुर्ता काफ्तान, सलवार कमीज जो कि आज तक पहनी जाती है, ये सब कुछ अडॉप्ट किया। उसके बाद इनके जो फूड और क्विजीन थे उसमें नई नई डिशेस ऐड होती गई, जैसे कि बहुत सारे लोगों की फेवरेट बिरयानी और ब्रेड एंड अदर पर्शियन इंस्पायर्ड फूड्स। इट वाज अ रिच फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड टर्किश culinary स्टाइल्स। अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। तो एक नया मेडिसिन सिस्टम उभर कर आया जिसे बोला गया यूनानी सिस्टम, विच वॉज द रिजल्ट ऑफ द टर्किश रूल एंड द अरब इन्फ्लुएंस। सोशल और कल्चरल एसिमिलेशन की बात करें तो टर्किश रूलर्स ने यहाँ पर आके इंडियन मुस्लिम से शादी करना शुरू की, तो एक कल्चरल ब्लेंड देखा गया। सो ओवर द टाइम दे एसिमिलेटेड द लोकल ट्रेड्स एंड बिकेम इंडियनाइज, तो वो थोड़े इंडियनाइज हो गए। रूरल मुस्लिम्स कंटिन्यू टू फॉलो हिंदू कस्टम्स इन सोशल सेरेमनीज, तो जो भी रूरल मुस्लिम्स थे उन्होंने हिंदू कस्टम्स को भी अपनी मैरिजेस में फॉलो करना शुरू कर दिया। अब एक लैंग्वेज शिफ्ट भी देखा गया, जहां पर पहले संस्कृत हमारी लैंग्वेज हुआ करती थी, लेकिन पर्शियन अब ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई। तो संस्कृत का जो मतलब शाइन था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। सो संस्कृत डिक्लाइंड इन एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पोर्टेंस एंड स्कॉलर्स ट्रांसलेटेड हिंदू टेक्स्ट एंड म्यूजिक इनटू पर्शियन। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया है। बहुत ही छोटा है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। कैसे हम चेंज हुए, कैसे जो आज हम पहनते हैं खाते हैं वो उस समय से चलता आ रहा है। तो कोई भी डाउट हो आस्क क्वेश्चन सेक्शन पर पूछना, या फिर लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक कर लेना। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।